अगर आप चाहते, रामविलास जी ने जो शर्त दिया था कि इस मुसलमान के बेटा को सीएम बना दीजिए, अगर बना दिए होते तो आज तक बिहार में कभी एनडीए की सरकार बनती ही नहीं। आपने बनाया, बी टीम वाले आप है। थर्मामीटर मुझे मिला नहीं है, जिसे थर्मामीटर मिल गया और यहाँ बाजू में लगाएंगे ना आरजेडी वालों के, तो सबसे ज्यादा बी टीम का बुखार उन्हीं के अंदर से निकलेगा। जय हिंद साथियों, एमटीवी नेशनल में स्वागत है। मैं हूं इस टाइम ढाका विधानसभा के बरहड़वा गांव में, जो कि ये धरती ऐतिहासिक रहा है और यहीं से देश के आजादी की जो भूमिका है यहीं से उत्पन्न हुई थी और चंपारण सत्याग्रह यहीं से हुआ था। और हमारे साथ है ढाका विधानसभा के एआईएमआईएम के भावी प्रत्याशी इस बार ढाका विधानसभा के राणा रणजीत सिंह जी है और मैं आज इनसे बहुत सारे मुद्दे पर बात करने वाला हूं। सबसे पहले सर, आपका एमटीवी न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सर, जैसे कि अभी आप कंटिन्यू चुनावी माहौल है और जनसंपर्क बना रहे हैं, ढाका अपना विधानसभा छोड़ करके जहां ढाका की जनता रहती है, ढाका विधान, वहां भी आप जा रहे हैं शहर, दूसरे शहर तक, मुंबई तक भी जा रहे हैं उन लोगों की परेशानी को देखने के लिए। तो जब वहां मुंबई पहुंचे, उन लोगों की परेशानी क्या आपको समझ में आई, जरा विस्तार कीजिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने घर को छोड़ करके जाना नहीं पसंद करता है। और कुछ जैसे मान लीजिए कि समुद्र से अगर हमें कुछ काम करना है तो समुद्र तो बिहार में नहीं है, मुंबई में ही है जी। या पेट्रोल निकालना है तो उस तरह का कोई काम तो है नहीं, मशीन ही चलाना है। तो वो जो छोटे से कमरे में जेल की तरह एक ही कमरे में ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते, आधा ही खड़ा होना पड़ता है। पूरे खड़े होइएगा तो माथा जो है पंखा से टकरा जाएगा। वहीं छोटे से कमरे में नहाना, वहीं सोना, वहीं खाना बनाना, वहीं अपना शौचालय से लेके सारी चीजें, लग रहा है किसी जेल में चले आए। तो ऐसी परिस्थिति में, इतने खराब परिस्थिति में वो बेचारे वहां जाकर के अगर 50,000 रुपया भी कमाते होंगे तो 40,000 तो रहने खाने में खर्च हो जाता है और मात्र 10,000 रुपये भेज पाते हैं। तो ये चूंकि चुनाव का आचार संहिता लागू हो जाएगा तो क्षेत्र छोड़ना संभव नहीं है। तो हम लोग चाहते थे और कई लोगों की इच्छा थी कि भैया हम लोग आकर के हमारे दर्द को, हमारे परेशानी को भी एक बार देखिए। और हम लोग गए और जिस तरह का हुजूम वहां एकत्रित हुआ, उनकी आंखों में जो एक उम्मीद था कि पहली बार कोई आया है तो हमारी बात कर रहा है, केवल वोट मांगने या वोट में चुनाव देने के लिए कि भाई आप आइएगा जरूर, ये बोलने नहीं आया था। हमारी समस्याओं की भी चर्चा की, हमारे समस्याओं को भी दिखाने का काम किया। अब जैसे कुछ पत्रकार मेरे साथ गए भी थे, एक पत्रकार को तो मैं ही लेकर के गया, लेकिन बाद में तो भाई गरीब आदमी, हम लोग तो स्लीपर के टिकट में लेके गए। किसी ने थर्ड एसी दे दिया तो बेचारे हमारे विरोध में भी चलाए। हमारी शुभकामना है, अरे भाई अगर किसी के चलाने से किसी को फायदा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोगों ने बारीकी से लोगों को दिखाया कि भाई कितने कष्ट में मेरे लोग रहते हैं। एक तरफ गर्व भी एहसास हुआ कि भाई मेरे बिहार, मेरे ढाका के लोगों का बना हुआ बैग पूरा देश इस्तेमाल कर रहा है, हमारे ढाका के लोगों का बना हुआ कपड़ा पूरा देश इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन तकलीफ हुई कि मशीन ही चलाना था, तो मशीन तो ढाका में भी बन सकता है। तो ये इतने जेल की तरह बदतर स्थिति में रह करके काम करना वो एक मजबूरी है। हम लोग अगर गार्जियन के रूप में, विधायक के रूप में अगर ढाका के बनते हैं तो निश्चित रूप से वो 35-40 हजार लोग जो मेरे भाई वहां परेशानी से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उनको हम लोग वापस घर बुलाने का रास्ता बनाएंगे और उन कारखानों को यहीं बनाने का प्रयास। जरा पतरे चाल में गए थे तो उसी क्या कैसा माहौल है वहां का, और मैं भी वहां रहा हूं, तो जरा आप बताइए। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन देन यू आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, एमबीए इंजीनियरिंग किया हुआ है, देश दुनिया देखा है। तो मैं जाऊंगा तो मेरे एक दूरदर्शिता है, मैं उसी दिशा में बात करूंगा। क्योंकि विधायक बनना जो है, कमीशन वसूलना और ये करना, यही मकसद बन के रह गया है। हम लोगों के आशीर्वाद से इतना कुछ मिला है कि हम लोग के लिए वो उसकी जरूरत नहीं है। हम लोग एक उदाहरण स्थापित करना चाहते हैं। मुंबई गया तो यूपी के भी मेरे कई लोग आकर के, मैंने पूरे देश के लोग, मुझे अंदाजा नहीं था कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं। सीमांचल में भी मैं गया तो इस तरह से लोगों ने इस्तकबाल किया, तो कहीं ना कहीं मेरा हौसला बढ़ा। और ये सब कुछ मुझे अगर मिल रहा है तो ढाका की वजह से मिल रहा है। एक पहचान जो मुझे मिली है वो ढाका की वजह से मिली है। छोटा मोटा पहचान ढाका को भी मिला है। लोग ढाका को कहते थे कि बांग्लादेश वाला ढाका है, लेकिन आज अगर कहीं बाहर जाइए, ढाका का नाम लीजिए तो लोग कहते हैं अच्छा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जहां आए थे, तिरंगा साफा बांध करके पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद जहां बोला था, वही ढाका है। अभी हम जहां बैठे हैं वहां गांधी जी 3 महीने से अधिक यहाँ रहे, पहला बुनियादी विद्यालय बनाया, लेकिन इस जगह पे आने का रास्ता तक नहीं है। तो जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उनको मैं दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि पर्यटक स्थल के रूप में आप कितना बेहतर विकसित कर सकते थे। कि गांधी जी एक ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है। कौन से देश में गांधी जी की मूर्ति स्थापित नहीं है?
तो ये ढाका को जो मिला हुआ है, ये संपत्ति है, एक विरासत मिला हुआ है। अगर आप इसको समझिएगा, इतनी दूरदर्शिता होगी तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहीं पे जिस गांव में आप बैठे हैं, बड़वा लखन सेन में, अभी 15 अगस्त में हम लोग गए थे, जहां जहां समस्याएं थी वहां जाके हम लोगों ने झंडा फहराने का काम किया। यहाँ पे पीएचसी का बिल्डिंग है, 10 साल से बनते 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 जर्जर हो गया, मैंने बनता ही रह गया। आज तक एक डॉक्टर नहीं बैठा, एक पैरासीटामोल नहीं वहां से मिल सका। यही गांधी जी के जो आपने बताया, इस जगह पे विद्यालय बन रहा है, इंटरमीडिएट का विद्यालय बन रहा है, बनते बनते आज तक जो है फिर वही हालत हो जाएगी जो पीएचसी का हुआ है। अभी आपके विपक्षी नेता ढाका विधानसभा में बहुत सारे साड़ी बांटने का काम कर रहे हैं, शुल्क बांटने का काम कर रहे हैं, हालांकि आपकी तरफ से ये सब नहीं देखा जा रहा है। आप इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, हमारे पास इतने कमीशन का कमाया हुआ पैसा नहीं है। को बता दूं कि कमीशन का जो खेल होता है, जो रोड हो, सड़क हो, या आप देखिए जो अभी पंचायत सरकार भवन बना है, ये हर जगह का बता दूं आपको, हर विधायक को 20 से 30 लाख रुपया कमीशन मिला है। एक पंचायत सरकार भवन बना है, वहां पे 20 से 30 लाख रुपया कमीशन मिला है। केवल ढाका नहीं है, मधुबन की भी वही हालत है, अगल बगल के चिड़िया की भी वही हालत है। इतना फिजूल का पैसा हम लोग के पास तो है नहीं कि हम लोग घर घर साड़ी बांट दें। और अगर इतना ही शौक है त्योहारों में बांटने का, आप खानदानी अमीर हैं तो हर त्योहार में बांटते, हर साल बांटते, चुनावी वर्ष में क्यों बांट रहे हैं? पिछले साल तो नहीं बांटा था साड़ी, इस तरह से तो हमने नहीं देखा था। तो ये जब आपको मालूम है कि आप ईमानदारी से या विकास की बात केवल कहते हैं, किए होते तो साड़ी बांटने की नौबत नहीं आती। वो के पूर्व विधायक थे, आज तक 4.5 साल 5 साल लगभग होने को है, एक शब्द उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर नहीं बोला था, एक शब्द विधायक के खिलाफ नहीं बोला था। जवान किसने दिया? एक राजपूत के बेटा ने दिया, बताया कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है। और अब वो बोल रहे हैं, काश अगर इन्होंने पहले बोला होता तो राणा रणजीत सिंह को तो कुर्सी ही नहीं मिलता। और एक जो अभी बिहार सरकार का योजना चल रहा है, जीविका समूह, हर महिलाओं को 10-10 हजार रुपया देने का काम कर रही है, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? या तो रिश्वत की नजर से, या फिर जो 10,000 रुपया दिया जा रहा है वो उसको वसूली भी है? बिल्कुल उसकी वसूली है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में ऐसे ही हुआ था। अभी आप गूगल में कर लीजिए कि महाराष्ट्र में जो इस तरह की योजनाएं चली थी उसका क्या हश्र है। बड़े बड़े योजनाएं हैं, 1 महीना 2 महीना आपको पैसा मिला, चुनाव खत्म, बात खत्म, कागज पत्र के चक्कर में फंसा देगा, बेवकूफ बनाएगा। लालच में नहीं आना, बेशक पैसा आ रहा है तो लीजिए, आप ही के टैक्स का कमाया हुआ पैसा है, बिल्कुल लीजिए, लेकिन वोट मत दीजिए। जब हम अस्पताल की बात करेंगे तो आप 1000-2000 रुपया डाल देंगे, जब हम रोजगार की बात करेंगे तो ट्रेन चालू करा दीजिएगा, जब हम अपना कुछ मांग करेंगे तो आप कुछ अनाज दे दीजिएगा फ्री में। अभी आपके बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब ने पटना आरजेडी कार्यालय में ढोल बाजा के साथ कुछ दिनों पहले गए थे गठबंधन के लिए, जो 6 सीटों की मांग की थी। तो तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा था, क्या वैसी हमको हैदराबाद में 6 सीट देंगे? आप उस पर क्या टिप्पणी करें? आपकी औकात है कि 5000 वोट हैदराबाद में ले आइए? अगर आप ले आइए तो कर लेंगे। अरे 5 विधायक जीत करके आए भाई साहब, ऐसे हम नहीं मांग रहे गठबंधन में, ये हमको ऐसे नहीं आ गए। अरे आप 5000 वोट लगे लाइए ना। अरे मुंबई में गया था, बिहारी लोग इतने प्रताड़ित किए जा रहे हैं, लाखों लोग बिहारी हैं वहां पे। अगर बिहार की कोई पार्टी वहां सक्रिय होती तो बिहारियों के पास ताकत होता, पूरे बिहारी एकत्रित होते, कोई उनके खिलाफ कुछ गलत नहीं कर पाता, कोई पुलिस उनसे हफ्ता नहीं वसूल सकता था, उनको प्रताड़ित नहीं करता। भुजा वाला, ठेला वाला, कारखाना वाला हर महीने जो कमाता है उसको जो है घूस देना पड़ता है, कोई बोलने वाला नहीं है। आप बिहार मूल की पार्टी है तो बम्बई में कोई कार्यालय है आपका? बिहारियों के लिए कितना आपने काम किया। AIMIM जैसे पार्टी है जो खड़ा है आपके लिए, कार्यालय भी है, और AIMIM के 4-4 स्टेट में विधायक जीत करके आते हैं, तो उतनी क्षमता है हमारी। आपको हैदराबाद में सीट चाहिए, बेशक अपनी ताकत को दिखाइए, 5000 वोट लेकर के आइए, हम लोग आपको दे देंगे सीट। इस बार बिहार विधानसभा में आपकी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये फैसला तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा, लेकिन मुझे जो लगता है कि हर जिला में हम लोग 2 से 3 सीट पे लड़ेंगे। लेकिन जैसे कि 100 सीटों की बात हो रही थी कि 100 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, तो ये 100 सीट पे ही चुनाव लड़ेंगे, तो जहां आरजेडी की टीम है सिर्फ वही चुनाव लड़ेंगे, या फिर जो कहा जहां पे कांग्रेस का प्रत्याशी है वहां भी चुनाव लड़ेंगे? हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, जहां जीतने की हमारी क्षमता होगी, जहां हमारा संगठन मजबूत होगा, जहां हमारे कार्यकर्ता होंगे, हम वहां लड़ेंगे। कौन जीता हुआ है, कौन हारा हुआ, उसका हमने ठेका थोड़ी ले रखा है। हमारी, अगर आप चाहते, रामविलास जी ने जो शर्त दिया था इस मुसलमान के बेटा को सीएम बना दीजिए, अगर बना दिए होते तो आज तक बिहार में कभी एनडीए की सरकार बनती ही नहीं। आपने बनाया, बी टीम वाले आप है। थर्मामीटर मुझे मिला नहीं है, जिसे थर्मामीटर मिल गया और यहाँ बाजू में लगाएंगे ना आरजेडी वालों के, तो सबसे ज्यादा बी टीम का बुखार उन्हीं के अंदर से निकलेगा। हो गया तो अब देखिए, आचार संहिता आने दीजिए। हमारे हिंदू समाज के लोग जब निकल करके आएंगे तो सब जो सवाल उठाते थे कि भैया आपके पास तो खाली मुसलमान का वोट है, वो करारा जवाब मिलेगा। देखिए,
AIMIM में मैं सभी हिंदुओं को शामिल नहीं करा सकता और मैं जिद भी नहीं करूंगा, और वो जुड़ना भी चाहते हैं लेकिन भाई और अपने ईमानदार नेता के रूप में मुझे स्वीकार कर रहे हैं। ये मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है कि मैं कह दूं कि मैं सभी हिंदू को AIMIM का झंडा उठवा दूंगा और AIMIM के लिए जो है उनको सदस्यता दिलवा दूंगा। वो काम करना मेरे लिए अभी संभव नहीं है। धीरे धीरे वो भी वक्त आएगा जब हम लोग अपने काम से साबित करेंगे। लेकिन आज लोग, जो मेरे समाज के लोग, मेरे धर्म के लोगों का कहना है कि हम आपके साथ है, कि ईमानदार विकल्प आप निकल करके आए हैं। आचार संहिता आने दीजिए, चुनाव का माहौल आने दीजिए, क्योंकि जब चुनाव में 2-3 विकल्प होता है उसमें हमें चुनना होता है। तो हम पार्टी ना चुने लेकिन नेता के रूप में हम आपको चुनेंगे और आप एक मजबूत स्थिति में है, क्योंकि पिलर जो है हमारा मुस्लिम भाइयों का खास करके मजबूत है, और अब छत जो है अपने हिंदू धर्म के और पूरे हर वर्ग के समाज के लोगों को लेकर के हम लोग एक बड़ा मजबूत इमारत AIMIM का खड़ा करेंगे और विकास की बुनियाद पे हम लोग खड़ा करेंगे। उस इमारत का एक एक ईंट जो है विकास की बुनियाद पे होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और